वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा कि सर हम लोग का क्लास 11th के स्टूडेंट है, उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग की केमिस्ट्री जो है उसको तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कोर्स अब की बार कुछ कम आए। सीबीएसई बोर्ड ने कुछ कोर्स काटा भी है, सिलेबस में से चैप्टर्स कम किए हैं, लेकिन दिक्कत फिर भी आ रही है कि सर तैयारी कैसे की जाए, कौन सा चैप्टर हम लोग पहले पढ़े, कौन से चैप्टर हम लोग बाद में पढ़े। कुछ स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिक्कत आ रही है, कुछ को केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है, कुछ को थर्मोडाइनमिक्स में दिक्कत आ रही है, कुछ को हाइड्रोजन में एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में दिक्कत आ रही है, तो कुछ को हाइब्रिडाइजेशन कोई एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि sp2 sp3 sp3d2 ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये समझ में नहीं आ रही हैं। तो आज का स्पेशल वीडियो सिर्फ क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी तरीके से करें ताकि आप गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज का वीडियो आप थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए उस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जब आपने जैसे दिक्कत होती है कि आप लोग शुरुआत से चैप्टर्स पढ़ते नहीं हैं। आपने कोई चैप्टर बीच से उठा लिया केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपने कोई बीच में से चैप्टर उठा लिया थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अक्सर दिक्कत इसलिए और भी आती है कि आपने जो 9th और 10th में अपनी जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे आपने अपना बेस जो है वो मजबूत नहीं किया था। ठीक है, 9th और 10th में जो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे अपना ध्यान से आपने पढ़ा नहीं, रट्टा मार के रट के नंबर आप ले आए, 70 नंबर 75 नंबर 80 नंबर रट के नंबर आप ले आए। ठीक है, क्योंकि जो आप केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका बेस जो होता है वो पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट होता है। अब आपने सोचा लो हम अपनी केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले तैयार करते हैं फिर इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तब बाद में समय जो बचेगा उसमें हम फिजिकल तैयार कर डालेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनका पहला फोकस सीधे ऑर्गेनिक पे जाता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक में वो चैप्टर उठा लेते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो भी डिटेल स्टडी होती है उनका बेस आपका केमिकल बॉन्डिंग होता है। अब अगर आपने यही नहीं पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड की जो वेस्पर थ्योरी होती है वो वेस्पर थ्योरी क्या होती है, ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप कैसे पता लगा पाइएगा कि किस तरह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग होती है वो कैसे बॉन्डिंग होती है। बेंजीन में जो ऑल्टरनेट बॉन्डिंग्स होते हैं, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स बने होते हैं, बेंजीन में जो C6H6 होता है वो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स क्यों बने होते हैं, वो रीजन को तभी तो समझ में आएगा ना जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पढ़ी होगी, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी होगी, इन शॉर्ट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बच्चे आपके 11th के बच्चे रहते हैं वो लोग उनके असल में 9th और 10th की जो उनका जो बेसिक केमिस्ट्री होनी चाहिए वो उनकी तैयार होती नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे जो दिक्कत होता है क्रिएट वो उनको 12th में दिक्कत क्रिएट कर जाती है। ठीक है, वो जब आपका 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स उठाते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि अरे ये इसमें कैसे हुआ, ये जो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स क्यों बने हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अभी आप लोग पास अगर समय हो मौजूद तो एक बार आप लोग अपनी 9th और 10th की NCERT उठा लीजिए। ठीक है, उसमें से केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर उठाइए, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर उसको गो थ्रू करिए, उसको रीड कर डालिए, अच्छे से थोड़ा पढ़ डालिए। ठीक है, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक व्यू क्लियर हो जाए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है डिटेल वे में। ठीक है, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और 10th का आप अभी जस्ट आपके दिमाग में भी ताज़ा होगा, भी साल भर भी नहीं बीता भी आपको 10th किए हुए, तो वो आपकी चीज़ें दिमाग में भी होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें पहले तैयार करके जब आप केमिकल बॉन्डिंग अपना तैयार करके बैठेंगे तब आपको आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करने में, याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपका अक्सर आता है थर्मोडायनेमिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसका इस्तेमाल आपका डाइपोल मोमेंट में होता है। थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल आपका कई जगहों में होता है, अक्सर आप डाइपोल मोमेंट में होता है, थर्मोडायनेमिक्स कई जगहों में जिसका बेस आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपके 3 चैप्टर होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, कई सारे उसके लॉज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो आपका होता है रिडॉक्स रिएक्शन। अक्सर
अब रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल आपका क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने मान लीजिए अपने 11th में रेडॉक्स रिएक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो अब आपके 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है। इसलिए जब भी आप अगर 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको 10th की केमिस्ट्री का बेस आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आप 1 से 2 दिन लीजिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इतना तो आपको नॉलेज होगा कि इसका बेस कहाँ से आ रहा है, किस चैप्टर से इसका बेस आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हाइड्रोजन आपको केमिकल बॉन्डिंग से इसका बेस आ रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी जो 2 चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ 11th का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है वो बहुत से काफ़ी कुछ सिमिलर होता है 9th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो आप वो किताब से भी आप उसका गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी 9th की चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ध्यान में होगी तो 11th का याद करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से चीज़ें आपकी चलती जाएंगी, ठीक है। जैसे चैप्टर ऑफ कोर होता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन इनको भी याद करना आसान है। ये आप देखिए जब आपका कोर्स सिलेबस शुरू होता है, जब 11th में जाते हैं, अगर आपने तभी से चैप्टर लाइन वाइज, बहुत ज़्यादातर बच्चों की मोस्ट दिक्कत होती है जो समझ में नहीं आती है वो ये होती है कि वो चैप्टर्स लाइन से नहीं पढ़ते हैं। मतलब उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर वो चलेगा सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे ना। चैप्टर्स जो है लाइन से लाइन वाइज पढ़िए, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप पहले चैप्टर को आप 10-15 दिन दे डालिए, आप चैप्टर को देखिए, गो थ्रू करिए, उसके पॉइंट्स नोट डाउन करिए और देखिए हम इसमें कितना समय, हम मिनिमम से मिनिमम कितना समय में अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप 3 से 4 दिन में तैयार कर सकते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर 1 3 to 4 डेज, फिर चैप्टर 2 4 to 5 डेज, 6 to 7 डेज, इस तरह से नोट डाउन करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने उठा लिया हाइब्रिडाइजेशन, अब उसमें आपको पॉली एक्सक्लूजन और बाउ, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन सब के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट नोट्स, ये ना देखिए जब आप किताब चैप्टर खोलेंगे तो हर चीज़ उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जब आपके पास शॉर्ट नोट्स क्लियर होंगे तो आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अगली चीज जो चैप्टर बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है वो एक चैप्टर आपका आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो आपका लास्ट चैप्टर होता है क्लास 11 को, जो जीआरबी पब्लिकेशन बुक होगी उसमें वो चैप्टर आपका लास्ट में दिया होगा, ठीक है। तो वो आप बेसिकली आसानी से कर लेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुरुआत के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे एक तो रिडॉक्स का भी नाम आपसे लिया गया, एक आपका होता है हाइड्रोजन चैप्टर, मतलब हाइड्रोजन के बारे में डिटेल स्टडी। उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि हाइड्रोजन आपका ग्रुप 1 के साथ साथ आपका हेलोजेंस में क्यों इस्तेमाल होता है। अब वो तब आपको समझ में आएगा जब आपको हेलोजेंस पता होना चाहिए कि हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 1A क्या होता है, 1A से 2A 3A 4A इनमें ही डिवाइड क्यों होता है, ठीक है। 1A 2A 3A 4A में डिवाइड क्यों होता है, कोई और नॉमेनक्लेचर क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जो नॉमेनक्लेचर होता है वो चीज़ें तब आपको आएंगी जब आपने पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स 9th-10th में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे जो लॉज होते हैं, मेंडलीव लॉ, मोजले का लॉ, न्यूलॉइड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये सब अगर आपने पढ़ा है 9th और 10th में, क्लियर आपका है पॉइंट बेस, तो आपको 11th में और 12th में केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं 11th और 12th का वो बेस कहीं ना कहीं 9th और 10th से रिलेटेड होता है, और इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो 9th और 10th का पढ़ते तो हैं, याद भी करते हैं, लेकिन उनका बेस मजबूत नहीं होता है। वो करते क्या है, उन्होंने रट लेते हैं किसी तरह को 10th में अच्छा परसेंटेज लाना है, ठीक है, लेकिन 10th को भी आप एक बेस मजबूत रखिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब आप 10th से 11th में जाते हैं, बेसिकली 10th में एनसीईआरटी में क्या होता है, जब आप देखते हो कि तो टोटल मिलाकर के 12 से 14 15 16 चैप्टर होते हैं, जिसमें से केमिस्ट्री में 4 से 5 चैप्टर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 10th से 11th में हैं, आपके पास 2-2 वॉल्यूम बुक से जाते हैं, और हर वॉल्यूम बुक में 14-14 15-15 चैप्टर होते हैं। मतलब जो बच्चा पिछले क्लास में 4 से 5 चैप्टर पढ़ रहा है, उसको अगले क्लास में 25 से 26 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, दिक्कत आपकी आएगी। लेकिन अगर आप लाइन वाइज समयबद्ध तरीके से एक समय डिसाइड कर दें कि इस चैप्टर को, इस सेक्शन को, इस यूनिट को इतना समय देंगे, इस सेक्शन को, इस यूनिट को इतना समय देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए उठा लिया है
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, ये आपने उठा लिया। अब क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स होते हैं तो इनमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब एक और चैप्टर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट, का नाम मैंने अभी जस्ट लिया था कुछ देर पहले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है। अब वो कुछ अलग अलग मॉडल्स होते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम, अलग अलग मॉडल होते हैं, ठीक है। प्लम मॉडल होता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो वो आपको रुदरफोर्ड मॉडल आपने शायद 9th या 10th में भी CBSE SSC में किताबों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपका 9th के चैप्टर में दिया होगा, NCERT के 9th किताब आप चेक कर लीजिएगा वहाँ जाकर के, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर मिल जाएगा। हाँ, उतनी डिटेल में नहीं मिलेगा जैसे 11th में है, लेकिन अगर आपने 9th वाला हिस्सा पढ़ा है तो आपको 11th वाला हिस्सा याद करने में, समझने में आसानी होगी, ठीक है। और भी अगर कोई आपको डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज़ और, एक चैप्टर केमिस्ट्री में अक्सर आप लोग के दिमाग में आता होगा, और वो आपका आता है हाँ, हाइब्रिडाइजेशन डिटेल्ड वे में। तो डिटेल्ड वे में जो हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है उसके लिए 2-3 चैप्टर आप लोग को तैयार होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका केमिकल बॉन्डिंग तैयार होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम तैयार होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका पीरियोडिसिटी तैयार होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कई चैप्टर तैयार होना चाहिए। अक्सर ये होता ये है कि आपका एक चैप्टर को तैयार करने के पीछे आपको 2-3 चैप्टर्स के, 4 चैप्टर्स के बेसिक तैयार होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका वेस्पर थ्योरी है, उसका इस्तेमाल अलग जगह होता है। आपका डाइपोल मोमेंट है, उसमें इस्तेमाल आपका थर्मोडायनेमिक्स का होता है, ठीक है। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो उसका इस्तेमाल आपको 12th में ज़रूर पड़ेगा। मान लिया आपने थर्मोडायनेमिक्स यहाँ नहीं पढ़ा, सिर्फ पॉइंट पढ़ लिया आपने और आप चले गए अपने पेपर देने के लिए, हो सकता है आपके नंबर भी 2, 4, 5, 10 नंबर उसमें से मिल जाए आपको। लेकिन जब आप 12th में डाइपोल मोमेंट पढ़ना शुरू करिएगा तब आपकी दिक्कत क्रिएट करेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपको दिक्कत तब क्रिएट ना करे, तो अब आप अभी भी आपके पास समय है। 11th एग्जाम्स चल भी रहे हैं, कुछ शहरों में चल रहे हैं, कुछ शहरों में होने वाले होंगे। तो जहाँ चल रहे हैं वो लोग तैयारी अच्छे से करें, और जहाँ नहीं हुए हैं तो उनके पास अभी भी समय हो, अगर हो 1, 2, 3 दिन का, तो वो अपनी 9th या 10th की किताब उठाएं, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बेसिक्स पे जाएं और वहाँ से उनको रीड करके समझें, तब वो 11th वाले चैप्टर पे आए। अगर वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ें 9th में जाए, वहाँ का बेसिक पढ़ें। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें तो केमिकल बॉन्डिंग में जाएँ, वहाँ से उसका बेसिक पढ़ें। स्ट्रक्चर जो भी जिस चैप्टर पे जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसका बेसिक 9th या 10th के में रिलेट कर देगा, ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ें उनका कहीं ना कहीं रिलेशन आपको 9th या 10th में ज़रूर मिलेगा, अगर आप ध्यान से चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा तैयार तो है, अब हमें कैसे पता करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके लिए बेसिकली 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट जो होता है कि आप NCERT के क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे से लगाइए, डिटेल वे में लगाइए, न्यूमेरिकल्स हो, इक्वेशंस हो, लॉज हो, वो सब तैयार करिए। दूसरा, NCERT के एग्जाम्पलर पढ़िए, ठीक है। NCERT का एग्जाम्पलर पढ़िए, उससे क्वेश्चंस लगाइए, उससे आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स लगाइए, सैम्पल पेपर्स लगाइए, हर वो चीज़ लगाइए जिससे आप अपने नंबर्स को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए सैम्पल पेपर ज़रूर लगाने की, पास्ट आपके और प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं मिनिमम 5 से 7 साल के मिनिमम लगाइए। आप 5 साल तो मिनिमम लगाइए, मैक्सिमम पर जितना लगा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं आप लगाते जाइए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि 10-12 साल पुराने क्वेश्चन आप लगा ना, मैक्सिमम 7 से 8 साल, उससे ज़्यादा पुराने क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली हाँ, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। नंबर आपको न्यूमेरिकल में चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से एग्जाम्पल लगाइए, सैम्पल पेपर लगाइए, सॉल्ट लगाइए, NCERT की बुक्स लगाइए, और अगर आपके पास साइड बुक्स हैं, ठीक है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के अगर आपको नूतन हो तो नूतन में लगाइए। केमिस्ट्री का अगर आपके पास GRB पब्लिकेशंस की है या अरिहंत की है या किसी भी पब्लिकेशन की है, वो उनसे क्वेश्चन उठाइए, वो भी लगाइए, ठीक है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज की वीडियो से केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगी वो आप क्लियर हो चुकी होंगी। बस 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको उम्मीद करते हैं कि 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ने में कोई डाउट्स नहीं आएंगे, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, जब भी 11th में या 12th में, बेसिकली 11th में जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर पढ़िए, तो जैसे आपने कोई भी चैप्टर उठाया उसका कहीं ना कहीं से उसका बेसिक 9th या 10th से जुड़ा हुआ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका वो बेसिक तैयार है तो आपको 11th का वो चैप्टर पढ़ने में, याद करने में, तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
चैप्टर है। बहुत जिस सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, उनकी डाउट यही थी सर हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने 9th में या 10th में जब भी वो चैप्टर आया था आपने तब नहीं सही से पढ़ा होगा। अगर आपने तब सही से पढ़ा होता तो आपको इस बार वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, आनी चाहिए तो नहीं आएगी ही नहीं दिक्कत आपको, ठीक है। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी उन्होंने हमसे डाउट पूछा था। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, मॉलिकुलर बॉन्डिंग क्या होती है, वेस्पर थ्योरी क्या होती है, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है, वो क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास तैयार हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और भी अगर कोई भी डाउट आपकी होगी केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो बेसिकली वीडियो आएगा आपका फिजिक्स पे, ठीक है। जब भी वीडियो आएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट से आपको पता चल जाएगा, टैब से, वहाँ से आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, क्योंकि बार बार हमारे सब्सक्राइबर्स बच्चे यही पूछते हैं सर आपका अगला वीडियो कब आने वाला है। तो बेटा लोग आप सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि अगर आपने ऑल पे क्लिक किया है तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो चुका होगा वैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आपके उस पर पॉपअप कर जाएगी, और जैसे पॉपअप करेंगे आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और देखने साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।